आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर पिपाड़ की इस ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण लखारा, आचार्य आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिपाड़ शहर। हमारे इस यूट्यूब चैनल में सभी भैया बहनों, अभिभावक व मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज 9वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के पहले अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के प्रथम भाग में हम पालमपुर गांव का परिचय व उत्पादन के संगठन को जानेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे इस वीडियो से संबंधित प्रश्न भी पूछूंगा। पाठ के प्रारंभ में अवलोकन दिया हुआ है। इस अवलोकन में बताया गया है कि इस पाठ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या नया जानने वाले हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। तो पालमपुर गांव में मुख्य क्रिया खेती है। इसके अलावा यहाँ पर विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी सीमित स्तर पर किया जा रहा है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा इत्यादि। इन सभी साधनों के समन्वय से ही उत्पादन की प्रक्रिया को किया जा सकता है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी ये अवलोकन पढ़ा है और इस अवलोकन में हमने ये जाना कि हम पालमपुर नामक एक गांव के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर की जाने वाली उत्पादन संबंधी क्रियाओं को जानेंगे और साथ में ही ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्पादन में किस प्रकार से सभी चीज़ों का समन्वय और समायोजन होता है। सर्वप्रथम इस पाठ में पालमपुर गांव का परिचय दिया हुआ है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। तो परिचय के इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पर आस पड़ोस के गांवों से ये सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों द्वारा यहाँ पर परिवहन का कार्य होता है। साथ में बताया गया है कि पालमपुर जो गांव है, उस पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक थोड़ा बड़ा गांव है। उस गांव का नाम है रायगंज और इसी रायगंज के आगे एक बड़ा कस्बा आता है, जिस कस्बे का नाम है शाहपुर। तो इस प्रकार से पालमपुर गांव आस पड़ोस के गांव से जुड़ा हुआ है। अब अपन आगे के इस पैराग्राफ में जानेंगे वहाँ के परिवार समाज के बारे में। तो क्या लिखा है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के हैं। उनके मकान तो जो ऊंचे परिवार या उच्च जाति के जो लोग हैं, उनके मकान पक्के बने हुए हैं और ईंट सीमेंट द्वारा निर्मित हैं। तथा साथ ही कुछ अन्य जातियों के लोग भी हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में
काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है, तो उनके मकान हैं वो झोंपड़ी नुमा बने हुए हैं। और यह बताया गया कि इस गांव के अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हो और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस प्रकार परिचय में हमने जाना कि पालमपुर गांव में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। आप भी अगर किसी गांव में रहते हैं या अपने आस पड़ोस के गांव में देखना, इसी प्रकार की सुविधाएं लगभग आपको मिल जाएगी। भारत में लगभग सभी गांव आजकल विद्युतीकृत हो गए हैं और सारे गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया है। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। तो कृषि के अतिरिक्त कुछ और भी गतिविधियां चलती हैं। उन गतिविधियों को गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जिसमें लघु विनिर्माण यानी कुछ छोटी वस्तुओं को बनाना या विनिर्माण के छोटे जगह, छोटे केंद्र, परिवहन, दुकानदारी आदि को शामिल किया जाता है। ये सभी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। पालमपुर गांव की सामान्य परिचय के बाद में हम लोग उत्पादन के संगठन को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि किसी भी जगह पर उत्पादन के संगठन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। तो पहली आवश्यकता है भूमि। उत्पादन के लिए 4 आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता भूमि बताई गई है। साथ ही अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन और खनिज, वो इस पहली आवश्यकता में शामिल हैं। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग इसमें काम करेंगे। अब काम करने वाले लोग भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। भूमि और श्रम के बाद तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगत का मतलब हो गया निवेश। तो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हमें उसमें कई प्रकार के निवेश करने पड़ेंगे, उसको भौतिक पूंजी में रखा गया है। और यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क और ख। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? पहला है औजार, मशीन और भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, क्योंकि औजार, मशीन और भवन एक बार खरीदने के बाद कई वर्षों तक ये काम आते हैं। बार बार इनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये एक प्रकार से स्थायी हो जाती हैं, इसलिए इसको स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। दूसरी जो मद है वो है कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान
करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी। तो इन तीन आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक चौथी आवश्यकता भी होती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ऊपर वाली जो तीन आवश्यकता हैं, उन तीनों आवश्यकताओं को एक साथ समायोजित करने का काम कौन करेगा? उसके लिए ज्ञानवान व्यक्ति की, या जो श्रम कर सके, जो उद्यम कर सके, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। इस अध्याय में तीन आवश्यकताओं के बारे में ही चर्चा की गई है। मानव पूंजी की चर्चा अपन दूसरे अध्याय में करेंगे। यहाँ पर एक चित्र आया हुआ है। इस चित्र को देखते हुए हमें नीचे वाली तीन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कारखाना में मशीनों पर कार्य करते हुए श्रमिक। इस चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। तो जिस जगह पर ये फैक्ट्री बनी हुई है वो भूमि कहलाएगी, और जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं वो श्रम है, और ये जितनी भी मशीनें जो इसमें लगी हुई है वो सारी क्या कहलाएगी? स्थायी पूंजी। श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। तो उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसको संयोजित करके संगठित करना या समायोजित करना ही उत्पादन कहलाता है। अतः इसको अपन क्या कह सकते हैं? उत्पादन के कारक। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो इस पाठ के अंदर हम उत्पादन की तीन महत्वपूर्ण चीज़ों या आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहली है आपके भूमि, दूसरा है श्रम और तीसरा है पूंजी। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो देखा है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्न का जवाब दूँ। आज हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पाठ या इस पुस्तक के PDF की आवश्यकता होगी, जो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। अगर आपके पास में PDF नहीं है या आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने में आसानी रहेगी। कल हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और उत्पादन प्रक्रिया को जानेंगे जो पालमपुर गांव में होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय माँ सरस्वती, जय हिंद।